जाति जनगणना के सवाल पर 2010 और 2009 में बहुत ज़ोरदार बहस चली थी और बौद्धिक विमर्श और तमाम साथियों को इकट्ठा कर सम्मेलनों के पश्चात इस विषय को संसद तक पहुंचाया गया था और सरकार सदन में इस पर गंभीर चर्चा करते हुए लगभग उस समय की तमाम पार्टियां मिलकर एक आम सहमति बनाई थी और सदन में जाति जनगणना पर सहमति बन गई थी और जाति जनगणना होना निश्चित कर दी गई थी। लेकिन कुछ जातिवादी व्यवस्था और जातिवादी सोच रखने वाले लोग इस देश में जो तमाम नीतियों पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जनगणना से जाति को अलग कर अलग से जाति जनगणना कराने का फैसला कर लिया और इसके लिए एक अलग बजट का निर्धारण किया गया। जनगणना की तमाम व्यवस्थाओं से उसको अलग कर दी गई, जिससे क्लियर था कि उन के द्वारा इकट्ठा की गई किसी भी तरह की आंकड़े की कोई वैज्ञानिक महत्व इस देश में नहीं रह जाएगी। और समय समय पर हमारे तमाम साथियों उस समय भी इस तरह के सवाल उन्होंने उठाया। जनहित अभियान ने कई बड़े सम्मेलनों का आयोजन इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की और समय समय पर सरकार को बताने का काम किया कि इस आंकड़े से किस तरह की परेशानी होगी और इस आंकड़े की क्या महत्व रह जाएगी। लेकिन सरकार सुनी नहीं। सरकार ने जनगणना को अलग कर दिया। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च कर दी गई और आंकड़े आज तक एक भी नहीं आए। कई सालों तक आंकड़े इकट्ठे कर सरकार कराती रही, उसमें कई सारे एनजीओ के लोग इन्वॉल्व हो गए। उस बौद्धिक सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो आंदोलन उभरा था, उससे 5,000 करोड़ रुपये जो लगभग सरकार की जो बजट जनगणना के लिए निर्धारित की गई थी, वो एनजीओ और उस तरह के लाइक जो सरकार के प्यादे लोग थे, उन लोगों में बंदर बांट कर दी गई और उस पर सरकार आज तक किसी भी तरह की कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। जब चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर आती है, हम लोग सब साथी मिलकर प्रेशर बनाने में उस समय तक कामयाब थे और लगातार सरकार की तरफ से भी पहल हो रही थी और समय समय पर सरकार अपनी तरफ से अपनी बात से इस देश की जनता को अवगत कराती रही। उस समय सरकार ने कहा था कि आने वाली जनगणना में ओबीसी की जनगणना हम करेंगे और उसके तमाम डाटा संग्रह करेंगे और इकट्ठा कर कर देश के सामने लाएंगे। लेकिन हम तमाम साथियों की कभी मांग नहीं रही कि सिर्फ आप ओबीसी की गिनती करें, क्योंकि जब आप सिर्फ ओबीसी की गिनती करेंगे तो जो जाति जनगणना का मूल उद्देश्य जो उस समय हम लोगों ने मिलकर तय किया था, वो अधूरा रह जाती और वो सारा उद्देश्य छूट जाता। इस देश के सामने वो चीज़ें आ नहीं सकती। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। सब लोगों ने मिलकर उस पर फिर पत्र लिखा, तमाम अपने अपने प्लेटफॉर्म से सब साथी इकट्ठा हुए, बातचीत हुई और आज एक दौर ऐसा आया कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया। उस समय सिर्फ पर्चा के अलावा कोई माध्यम नहीं था। पर्चा के माध्यम से हम लोग बात पहुंचाते रहे अपने तमाम उन लोगों तक। और आज जब जाति जनगणना पर सरकार चुप है तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अब वर्ष जनगणना का है और फिर जनगणना होने वाली है और सरकार कभी भी घोषणा कर सकती है। तो आप सब मिलकर एक बार जाति जनगणना की मुहिम में हम तमाम साथी मिलकर एक जोरदार आवाज़ लगाएं, सरकार से एक अपील की जाए। और वह आंदोलन सड़क चौराहे की आंदोलन नहीं थी, सिर्फ वैचारिक वातावरण बनाकर सरकार पर दबाव बनाने में कामयाबी मिली थी। और इस बार अगर जनगणना में चूक गए तो अगले 10 साल तक जनगणना के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा और वो डेटा जिसकी हर जगह आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पर जिक्र किया। तमाम नीतियां निर्धारण करने वाली जितनी कमेटियां रही हैं मंत्रालय की, उन लोगों ने भी इसकी महत्व पर प्रकाश डाला समय समय पर। नीति आयोग ने भी इस पर भी अपनी राय रखी। लेकिन सरकार क्यों चुप है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। यहाँ हमारे तमाम साथी जनगणना के महत्व को समझ रहे हैं, जनगणना के आंकड़ों को भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आने से क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको मानते हैं कि जिस दिन जनगणना कराएगी सरकार, इस देश में एक नई धारा खड़ी हो जाएगी और रियल मलाई कौन खा रहा है, आपके संसाधनों पर किसका कब्जा है, सिर्फ नौकरियों तक इसका सवाल नहीं है। अभी मैं बात जहाँ भी मैं कर रहा था, अभी बिहार कैंपेन में मैं गया हुआ था और जनसंपर्क अभियान लगातार 15 दिन चलाई प्रथम चरण में, जिसमें 5-6 जिलों में लगातार हम लोगों ने काम किया और उन जिलों में अभी भी चल रही है ये सब चीज़ें।
दूसरे चरण में हम फिर 5-6 जिलों में अभी हम जाएंगे और वहाँ इस तरह के कार्यक्रम को फिर से हम चलाएंगे। तो लगा कि अब दिल्ली से सिर्फ ये बात नहीं बनने वाली है, जो बेनिफिशरीज लोग, जो लाभार्थी लोग हैं, उन तक बात कैसे पहुँचाई जाए और गाँव के अंतिम व्यक्ति तक भी ये शब्द गूंजने चाहिए, जाने चाहिए कि जनगणना क्यों जरूरी है। बस इसी सवाल को लेकर हम लोग लगातार वहाँ इस बात को हम लोगों ने फोकस किया। बहुत अच्छी समर्थन मिली, लोगों को समझने में ज़रूर दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे लोग समझ रहे हैं इन बातों को कि ये संसाधनों से जुड़ा हुआ मामला है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की ओर जाने वाली कदम की ओर दिशा जो बढ़ेगी इस देश की, उसके लिए इसकी आवश्यकता है, तो लोगों ने बड़ा समर्थन दिया। हम लोगों ने चंपारण से शुरू किया और मुजफ्फरपुर में समाप्त किया। मुजफ्फरपुर में पूरे 4-5 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। अभी औराई विधानसभा क्षेत्र में यह रंग पकड़ लिया है ये आंदोलन। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं और वो मंत्री भी आज संजोग से वहाँ की सरकार में हैं। आज ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भाई एक ही विधानसभा क्यों चुनी गई। तो हम लोगों ने पूरे फैलाने का काम किया। जो साथी जहाँ एक्टिव है उस हिसाब से पर्चा पोस्टर के माध्यम से यह कार्यक्रम पर आवाज़ उठा रहा, अपना कार्यक्रम दे रहा, लोगों से मिल रहा और जनगणना क्यों जरूरी है इस विषय पर आम लोगों के बीच जाकर फोकस करने का काम कर रहा है। कई साथियों ने कहा कि दिल्ली में आपको सम्मेलन आयोजित करना चाहिए था। हम लोगों ने बैठक की थी 5 अक्टूबर 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ उपस्थित कई साथी उस कार्यक्रम में भी थे। तय हुआ था कि देश भर में जाति जनगणना के सवाल पर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठा करेंगे और दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में लॉकडाउन हुई, कोरोना का पीरियड आया और हम लोग उस कार्यक्रम को कर नहीं पाए। सम्मेलन आयोजित करने से सिर्फ बात नहीं बनती। सम्मेलन तो हम लोगों ने बहुत सारा आयोजित किया दिल्ली के अंदर। अब जो ये बैठी हुई आज की जो सरकार है, अब सम्मेलनों के माध्यम से सुनने वाली सरकार नहीं है। जब इसके वोट बैंक पर असर पड़ेगी, इसके एक एक वोट पर जब असर पड़ेगी, तो मुझे लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगी। अब वो समय आ गया कि हम लोग कैसे सब लोग साथी मिलकर वोट पर असर डालने के लिए प्रेशर क्रिएट करने की आवश्यकता है और लाइक माइंडेड तमाम उन दलों से फिर से आग्रह करने की आवश्यकता है कि जनगणना हाथ से निकल ना जाए। इसलिए एक जोरदार वकालत जिस ढंग से 2010 में की गई थी, फिर से एक बार सब साथी मिलकर इस सरकार पर, ये गूंगी बहरी सरकार पर कैसे प्रेशर क्रिएट किया जाए, मिलके इस पर भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और हम लोग सब मिलकर इस पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अन्य राज्यों में भी फैलाएं। किस स्तर से कैसे प्रभावित किया जाए, नहीं तो फिर अगले 10 वर्ष तक अगर चूक गए तो 100 साल पुराना डेटा पर ही नीतियां निर्धारित होती रहेंगी। आज आरक्षण का झगड़ा बराबर हो रहा है। न्यायालय ने भी मांगा, महसूस किया, जब स्वर्ण आरक्षण पर जनहित अभियान ने पिटीशन फाइल किया और उसमें सवाल खड़ा किया वहाँ, तो कोर्ट ने भी माना और सरकार से कहा भी उसने, ये बात मीडिया में दब गई, नहीं आई कि आपने जो ये आरक्षण तय कर दिया, इसके लिए कोई आपके पास किस तरह के आंकड़े हैं, कुछ ऐसा आंकड़ा है जिसमें आपने पैमाना इस तरह की चीज़ें तय कर दी। अगर ये शूद्र वर्गों से संबंधित सवाल खड़ा होता तो कोर्ट में स्टे उस दिन लग जाती, लेकिन कास्टिस्ट जजों ने इस पर किसी भी तरह का स्टे लगाने से इनकार करते हुए इस पर सुनवाई जरूर शुरू कर दी और इसे लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र किया। कोरोना के कारण उस पर भी बात आ नहीं पाई, कोई हेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन मेरा कहना है कि उस समय न्यायालय ने भी इस पर महसूस किया। इसके पहले जब जनगणना पर सवाल खड़ी हो रही थी तो तमिलनाडु और कर्नाटका के सवाल पर भी जो 69% रिजर्वेशन की बात उठी थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस समय भी कि देश में जनगणना जैसी पॉलिसी पर सदन में चर्चा चल रही है, एक बार जब एक आंकड़े आ जाएं तो रिजर्वेशन की सीमा पर विचार की जा सकती है। मीन्स जो आज 27% आरक्षण में पिछड़ा वर्ग सिमटा हुआ है, इसकी आबादी का आकलन, इसकी आबादी की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सामने लाया जाए। तो आज यह एक बहुत ही बड़ा और ज्वलंत सवाल हो गया है और इस सवाल को बढ़ाया जाए। और हमारे बीच माननीय मंत्री जी आए हुए हैं, हम उनका प्रणाम करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो इस विषय को अपनी ओर लें और कैसे इसको आगे बढ़ाएं, वो इस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।